आप रोज ही मिल्क, बटर, मेयोनीज, फोम, क्रीम, फॉग, इन सारी चीजों को आप रोज देखते हो। पर क्या आप जानते हो कि ये एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है? जी हाँ, ये एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है जिसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन में हम लोगों ने सस्पेंशन पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में, जो कि एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर होता है। तो जनरली यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने मिक्सचर में क्या क्या पढ़ा है। ट्रू सॉल्यूशन पढ़ लिया है, सस्पेंशन पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि इसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, इवन इतने लार्ज होते हैं कि उसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, राइट। लेकिन आज जो हम लोग मिक्सचर्स पढ़ने वाले हैं उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, जिन्हें हम कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलते हैं या कोलॉइड्स बोलते हैं। तो चलिए एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। ठीक है, अब कोलॉइड्स होता क्या है? तो देखिए, कोलॉइड का जो पार्टिकल होता है, a colloid is a solution in which the size of solute particle is bigger than the true solution but smaller than that of a suspension। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से कोलॉइड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। Thus colloid appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous when observed through a high power microscope। तो अगर हम मिल्क देखेंगे तो मिल्क क्या दिखेगा आपको? होमोजीनियस दिखेगा, बट एक्चुअली में जो मिल्क होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, लेकिन ये कब पता चलेगा? जब उसे हम हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। इसका मतलब कोलॉइड्स ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होता है, लेकिन कोलॉइड्स तो हमें दिख रहा था होमोजीनियस, बट एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं। और हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सॉल्यूशन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, दिस इज these all are your colloidal solution। इसका मतलब जो मिल्क हमें होमोजीनियस लगता था वो तो हेट्रोजीनियस है, जो ब्लड हमें होमोजीनियस लगता था वो हेट्रोजीनियस है, राइट। तो ये है कोलॉइड की एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ओके, तो देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दिया है कोलॉइड का। मिल्क कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, मेयोनीज ऑल्सो कोलॉइडल सॉल्यूशन, बटर, जिलेटिन, फॉग, स्मोक, इंक, पेंट, क्रीम, मार्शमैलोज, टॉफी जो आती है, ये सारी चीजें कोलॉइडल सॉल्यूशन इवन कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, आप नाइन्थ में हो और नाइन्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्कूल एग्जाम में आती ही आती है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, नोटबुक कॉपी लेके बैठिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो देखिए, अ कोलॉइड appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई है। वो क्या है कि ये होमोजीनियस दिखता है बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होता है। The size of the particle in a colloid is bigger than those in true solution but smaller than those in a suspension। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों कि इनकी जो साइज होती है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा बट सस्पेंशन से कम होती है। A colloidal solution cannot be separated by filtration through ordinary filter paper। यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उसे हम नॉर्मली छन्नी से छानकर अलग नहीं कर सकते, नॉर्मली फिल्टर पेपर से छान के सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, क्या कि ये दिखते होमोजीनियस जैसे हैं बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलॉइड के
जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसे हम नॉर्मली ऑर्डिनरी फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, वाटर शुगर मिक्स हो गया, ट्रू सॉल्यूशन बन गया। सस्पेंशन है, अलग अलग आपको सब दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है होमोजीनियस जैसा, बट एक्चुअली में ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस होते हैं। और देखिए, पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब देखिए, सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर मैं पानी में चौक को घोल दूं अच्छे से, राइट, और उसको रख दूं, आप देखोगे तुरंत वो बैठने लगता है, राइट, सेटल डाउन होने लगता है अगर मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, ऐसे छोड़ दूं तो। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं होमोजीनियस, नहीं दिखते हैं बट होते हेट्रोजीनियस है। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या हो जाता है, सेटल डाउन होना चाहिए, बट एक्चुअली में तुरंत सेटल डाउन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन ऐसे तुरंत बैठ नहीं जाता। इसीलिए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it. तो जैसे आपने ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ा कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाता, बट सस्पेंशन स्कैटर कर देता है। लेकिन कब तक, जब तक सस्पेंशन है। मतलब सस्पेंशन में होता क्या है कि अगर मेरे पास पानी है, उसमें मैंने चौक ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया, चौक का पाउडर ऐड करना, कड़ा कड़ा चौक मत ऐड कर देना। तो चौक के पाउडर को मैंने ऐड किया, मिक्स कर दिया और फिर उसमें टॉर्च डाली, तो आप देखोगे कि लाइट जब पार्टिकल पे पड़ता है तो पार्टिकल से टकरा कर वो लाइट अलग अलग जगह स्कैटर हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस कब तक, जब तक चौक के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाते, क्योंकि सेटल डाउन हो गया तो सस्पेंशन खत्म। कोलॉइड्स में क्या है कि कोलॉइड्स थोड़ा बहुत स्टेबल होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है अलग अलग जगह। तो इसका मतलब कोलॉइड स्कैटरिंग दिखाता है। तो वही लिखा है कि कोलॉइड के पार्टिकल इतने बड़े तो होते हैं कि वो स्कैटरिंग कर देते हैं। ठीक है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। ये नोट बात है। तो टोटल हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है। पहला कि ये दिखते होमोजीनियस है बट होते हेट्रोजीनियस। कोलॉइड के पार्टिकल्स ट्रू सस्पेंशन से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इन्हें हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं पार्टिकल्स को, कोलॉइड के पार्टिकल्स को ऐसे छोड़ दूं तो वो सेटल डाउन नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, कोलॉइड थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, और कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो स्कैटरिंग दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज लगभग 10⁻⁹ मीटर से और भी कम होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स 10⁻⁻6 मीटर से थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो कोलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज 10⁻⁹ से 10⁻�6 मीटर के बीच में होते हैं। समझ में आया? तो ये रेंज आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, और कोलॉइड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं टिंडल इफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो बच्चों, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी पार्टिकल पर लाइट पड़ती है तो वो बिखेर देता है, उसी प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दैट मीन्स the scattering of light by the colloidal particles is called Tyndall effect. जब भी कोई colloidal particles पर लाइट पड़ती है तो वो अलग अलग जगह लाइट को बिखेर देता है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या बता रहा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या बता रहा है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बता रहा है। And can be used to distinguish a colloidal solution from a true solution. मतलब मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन है, मेरे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब दोनों पे मैंने लाइट ऐड कर दी, लाइट डाल दी, बीम ऑफ लाइट,
तो हम देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन स्कैटरिंग नहीं दिखाया, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग दिखा दिया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। और यही क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और यही क्या है? हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कौन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई डिस्टिंग्विश करने की? तो बच्चों, यू नो वेरी वेल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन जैसे, ट्रू सॉल्यूशन जैसे होमोजेनियस होता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन भी होमोजीनियस जैसा दिखता है, राइट? होमोजीनियस जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस है। अब हम कैसे जाने कि भाई हेट्रोजीनियस, क्योंकि दिख तो ऐसे रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पे लाइट डाल देंगे। जो स्कैटरिंग कर दिया वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और जो लाइट की स्कैटरिंग नहीं किया वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, आप देख रहे हो ये बड़ा सा घना सा जंगल है। ठीक है, ये बड़ा सा घना सा जंगल है और उसमें थोड़ा सा सनलाइट आया, आपको अलग से पूरा पाथ दिख रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है? ये सनलाइट जब कोलॉइडल पार्टिकल्स पे पड़ते हैं तो लाइट इधर उधर स्कैटर होकर करते क्या है? लाइट का रास्ता दिखा रहा है। जनरली आप देखो, कहीं निकल गए हो आप धूप में, तो सनलाइट आपको हर जगह बराबर दिखती है, कोई भी लाइट का रास्ता नहीं दिखता। लेकिन अगर आप कैनोपी पे फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में आ जाओ, मतलब होता क्या है कि जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या होते हैं? जैसे पेड़ है, ऊपर जो छाया वाली पोजीशन हो, मतलब ढेर सारे पत्ते होते हैं। अगर आप उसके नीचे खड़े होगे तो आपको धूप नहीं लगती, लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत जगह जो खाली होती, वहां से सनलाइट आती है, राइट? अब सनलाइट आती है तो आपको पूरा रास्ता दिखता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि उधर ही रास्ता दिखा है? और ये जो छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो यहाँ क्यों दिख रहे हैं, नॉर्मली क्यों नहीं दिखते? तो बच्चों, जो नॉर्मली जगह होती है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहां पे कोलॉइडल पार्टिकल्स कम होते हैं। अब बात ये आती है, मैं कौन से कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ? तो बच्चों, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की, जिस कोलॉइडल पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ वो है यहाँ पे वाटर वेपर। क्या है? वाटर वेपर है, राइट? तो वाटर वेपर इधर क्यों ज्यादा है? देखिए, ये जो जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ ना, वहां पे वाटर वेपर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे छाए हैं, और जहां पे ये पेड़ नहीं है वहां पे कोलॉइडल पार्टिकल्स कम क्यों है? क्योंकि वहां पे वाटर वेपर्स कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे तेज धूप आ रही है, तो जो वाटर वेपर्स है वो इवेपोरेट होकर के उड़ गए। लेकिन यहाँ क्योंकि छाया है, शेड है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स इतना ज्यादा इवेपोरेट होके उड़ नहीं जाते। तो ये जो पत्तियां होती है ना, ये ट्रांसपिरेशन करती हैं, जिससे पत्तियों से पानी निकलता है, वाटर वेपर्स निकलता है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है, इसलिए जितनी मात्रा में बिना पेड़ वाली जगह पे इवेपोरेशन हो रहा था, उतनी रेट में यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होता। तो वाटर वेपर यहाँ पे ज्यादा है। तो जब सनलाइट पड़ती है तो ढेर सारे वाटर वेपर्स जो कि कोलॉइडल पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड distribute in a solvent non-uniformly, so the light rays shows collision with these particle and get scattered। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो कोलॉइड होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये दिखते हैं होमोजीनियस बट होते हैं हेट्रोजीनियस। मतलब सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जिन्हें हम कोलॉइडल पार्टिकल बोल रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए तो स्कैटरिंग दिखा रहा था, राइट? तो वो कोलिजन करते कैसे? ये ढेर सारे कोलिजन कोलाइड पार्टिकल्स हैं, तो सनलाइट उस पर पड़ी तो इसी को बोल दिया मैंने कोलिजन कर रहा है। ठीक है, बट द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन ये तो होमोजीनियस होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, तो इस पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए लाइट रेज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रही है। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स सॉल्वेंट में नॉन यूनिफॉर्मली इधर उधर कहीं बिखरे पड़े हैं, सनलाइट पड़ती है, कोलॉइड पार्टिकल से टकराती है और इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है।
तो ट्रू सॉल्यूशन स्कैटरिंग नहीं दिखाता, लेकिन कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या दिखाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जाम्पल दिया है, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट shows Tyndall effect as tiny droplets of water in mist act as particle of colloid dispersed in air। बात आती है मिस्ट क्या है। देखिए तीन चीज है, मिस्ट, फॉग, क्लाउड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए क्लाउड जो होता है वो स्काई में होता है, राइट, स्काई आसमान में है वहां पे, और वहां पे वाटर वेपर्स एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं। वाटर वेपर एयर में पूरा बिखरे हुए होते हैं, उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब एयर में वाटर वेपर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और वो आसमान में है। अब बात आती है मिस्ट और फॉग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फॉग जो होता है और मिस्ट दोनों ही ग्राउंड लेवल पे होता है ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, लेकिन फॉग में भी और मिस्ट में भी वाटर वेपर्स एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, लेकिन फॉग की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसकी, कि वाटर वेपर्स डिस्पर्स्ड इन एयर, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मिस्ट। अगर मैं इसका एक फनी सा एग्जांपल दूं, डेंसिटी मतलब जैसे किसी के सर पे बहुत घने बाल, ठीक, अब किसी के सर पे एकदम कम बाल है और कोई के बाल ही नहीं है, टकला टाइप का है, ठीक है। तो हंसना नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ। तो अब देखिए जिसके बहुत ज्यादा घने बाल थे उसको रिलेट कर पाओ क्लाउड, जिसके बहुत कम बाल हैं उसको रिलेट कर पाओ फॉग से, और जिसके बाल बहुत 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 कम मतलब 4-5 बाल टाइप के हैं उसको हम मिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन है क्लाउड, फॉग, मिस्ट। तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं क्लाउड में, और क्लाउड होता है आसमान में। मिस्ट और फॉग दोनों में ही वाटर वेपर्स एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, बट ये दोनों ही ग्राउंड लेवल पे होते हैं। फॉग की डेंसिटी मतलब वाटर वेपर इन एयर जो डिस्पर्जन हो रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मिस्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट टिंडल इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि उसके कैनोपी के नीचे ढेर सारे वाटर वेपर्स होते हैं, लाइट उस वाटर वेपर से कोलाइड किया और वो डिस्पर्स्ड कर दिया, तो हमें साफ साफ लाइट का रास्ता दिख जाता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम लोगों ने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्या? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट पढ़ा है, सॉल्यूट की जगह हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेज। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन मीडियम। सो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इज dispersed phase and the solvent like component is a dispersion medium। ठीक है, तो दो तरीके के फेज होते हैं, डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट था, सिमिलरली यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होगा। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज को हम डिसकॉन्टिन्यूअस फेज बोलते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को कॉन्टिन्यूअस फेज बोलते हैं। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज और डिस्पर्जन मीडियम इज कॉन्टिन्यूअस फेज। अब ये क्या है, क्यों, क्या ऐसा रीजन था कि डिस्पर्स्ड फेज जिसे हम सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट बोल रहे हैं उसे डिसकॉन्टिन्यूअस फेज बोल रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है कि डिस्पर्जन मीडियम को कॉन्टिन्यूअस फेज बोल रहे हैं? तो सुनिए, वाटर वेपर डिस्पर्स्ड इन एयर, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मैंने बताया था। तो एयर हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कॉन्टिन्यूअस फेज बोल दिया, बट वाटर वेपर हर जगह बराबर मात्रा में नहीं फैला है, इसीलिए इसे मैंने डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, आई मीन मैंने नहीं, बुक ने डिसकॉन्टिन्यूअस फेज बोल दिया, क्योंकि वाटर वेपर्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। It is present in small amount similar to solute present in a solution. It is present in large amount just like a solvent in a solution। ठीक है, ये वाला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आई मीन चार्ट है। ठीक है, देखिए डिस्पर्स्ड फेज जिसे मैंने बोला है सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम जिसे मैंने बोला है सॉल्वेंट। तो देखिए लिक्विड इन गैस मतलब वाटर वेपर डिस्पर्स्ड इन गैस। जब भी हमारा सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो, हमेशा ही एरोसॉल बनाएगा। याद कर लो, एयर में सॉल्यूशन एरोसॉल, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड।
सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, वो भी एरोसॉल बनाएगा। स्मोक, डस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब जैसे कोई भी चीज हम जला रहे हैं या फिर कोई कार से जो धुआं निकलता है, राइट, तो वो ब्लैक ब्लैक जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक नहीं है, क्योंकि हम जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 निकालते हैं, राइट। तो क्या वो ब्लैक ब्लैक दिखता है? नहीं। वो ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? अनबर्न्ड कार्बन, कार्बन बर्न नहीं हुआ है, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल भी गैस के फॉर्म में निकल रहा है, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है। तो जो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में जाके डिस्पर्स्ड हो जाता है, फैल जाता है, तो उसी से बन गया स्मोक, डस्ट या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो सॉलिड इन गैस भी एरोसॉल है। बच्चों, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जैसे हम लोग ना लिक्विड हैंड वॉश यूज करते, जैसे ही हाथ में डाला और उसको रब किया तो होता क्या है, गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो उस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाती है और बना लेता है फोम। जैसे फोम्स हो गया, व्हिप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, इन सब के एग्जांपल्स हैं। लिक्विड लिक्विड मिलके इमल्शन बना लेता है, जैसे मिल्क, मिल्क में फैट है, प्रोटीन्स है, वाटर है, ये सारे मिलके मिल्क बना लिया। आइसक्रीम, कॉड लिवर, फेस क्रीम, ये सब लिक्विड लिक्विड में आता है। और लिक्विड लिक्विड मिलके क्या बनाता है? इमल्शन। आपको ये सारे चार्ट याद करने हैं कि लिक्विड गैस एरोसॉल बनाता है, सॉलिड गैस भी एरोसॉल बनाता है, गैस इन लिक्विड भी फोम बनाता है, लिक्विड लिक्विड मिलके इमल्शन बनाता है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड को मिला दूं, जैसे सॉलिड इन लिक्विड आप मिला दो, अब चीनी पानी का सॉल्यूशन मत ले आना क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड मिलके सॉल बनाता है। एग्जांपल, स्टॉर्च सॉल, प्रोटीन सॉल, गोल्ड सॉल, जितने भी सॉल है वो सारे सॉलिड इन लिक्विड है। गैस इन सॉलिड, जैसे फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिक, ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म बनाते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, जेल, जैसे जेली, चीज, बटर। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कलर्ड, जेम स्टोन, रॉक सॉल्ट, मिल्की ग्लासेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको याद करके रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि जो सॉल्वेंट का फेज है वही सॉल्यूशन का फेज है। सिमिलरली डिस्पर्जन मीडियम का जो भी फेज आपको दिख रहा है वही इनके प्रोडक्ट का फेज होने वाला है। जैसे लिक्विड एंड सॉलिड मिलके जेल बनाते हैं, और वो जेल हमें दिखता कैसा है? जैसे जेली, चीज, बैटर, ये दिखता कैसा है? सॉलिड दिखता है। क्यों? क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम इसका सॉलिड है। बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज। सस्पेंशन में जो साइज के पार्टिकल्स हैं वो 10⁻⁻6 मीटर से ज्यादा होते हैं। द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट V by V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी थर्ड और फोर्थ आप खुद करोगे। पहला क्वेश्चन है, इन 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन 20 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन। जल्दी से आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, 20% वेट बाय वेट दिया है हमें, ठीक है। अब 20% जो वेट बाय वेट हमें गिवन है, इसको मैं करके बताती हूँ। देखिए, W बाई W परसेंटेज बराबर 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो W बाई W हमें गिवन है 20, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 20, यहाँ पे इंटू 100 भी होगा, इंटू 100 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो आराम से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टिंडल इफेक्ट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, जल्दी से बताइए, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन? जल्दी बताइए, क्या ट्रू सॉल्यूशन होगा, क्या कोलॉइड होगा, क्या सस्पेंशन होगा, क्या अलॉय होगा? यस, ट्रू सॉल्यूशन को हम फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते,
कोलॉइड को भी सेपरेट नहीं कर सकते, बट सेपरेशन को, सस्पेंशन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे आज के वीडियो में। हम लोगों ने कोलॉइड्स की बहुत अच्छे से नॉलेज इकट्ठा करी है। इसके पिछले क्लास में सस्पेंशन किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों सॉलिबिलिटी के बारे में, राइट। सॉलिबिलिटी कर्व के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम टेम्परेचर के वजह से सॉलिबिलिटी देख सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी पे। और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो सेपरेशन टेक्निक पे होगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।